अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आई एम वंस अगेन बैक विद द न्यू एपिसोड ऑफ फिजिक्स। उम्मीद है आप सब बच्चे बखैर आफियत होंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने प्रीफिक्सेस तक बात की थी और प्रीफिक्सेस तक बात करने से पहले मैं अपनी बात को यहां से आगे लेके जाऊं। याद होगा मैंने लास्ट टाइम बताया था कि अभी नहीं सर, जब मैं कहूंगा तब कीजिएगा। लास्ट टाइम याद होगा कि मैंने बताया था बच्चों कि ओहम जो है सॉलिड एंगल को रिप्रेजेंट करता है, जिस तरह थीटा एक आम एंगल को रिप्रेजेंट करता है और जबकि ओहम जो है वो सॉलिड एंगल को रिप्रेजेंट करता है। सो अगर आपको कोई क्वेश्चन है ड्यूरिंग क्लास तो कासिम कोशिश करें कि आप फौरन कमेंट करें उसी टाइम पे, जिस तरह बाकी बच्चे करते हैं। हम कोशिश करेंगे उसे वहां पे क्लियर करने की, वहां पे रेक्टिफाई करने की, ताकि वो क्वेश्चन आपके साथ ज्यादा देर तक ना जाए, आपको ज्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। जैसे आम थीटा को लिखा जाता है एंगल के लिए, वैसे सॉलिड एंगल के लिए ओहम का साइन डाला जाता। अच्छा जी, अब वो कल बच्चों को जिनको स्टी रीडिंग में थोड़ा इशू था उनको एक डायग्राम दिखाता हूं। जरा सर जी डायग्राम दिखाइएगा। नाउ बच्चों, हियर इन फ्रंट ऑफ यू आपके सामने एक डायग्राम आ रही है। इस डायग्राम को जरा करीब से देखिए। इस डायग्राम में एक तरबूज सा बना हुआ है और एक साइड पे एक कोन सी कट के सेंटर तक जा रही है। उस कोन के ऊपर देखेंगे सरफेस बन रही है, इफ यू कैन सी देयर, और उस कोन के बॉटम पे एक एंगल बन रहा है। वो जो बॉटम पे बनने वाला एंगल है दैट इज अ सॉलिड एंगल। पॉइंट समझ रहे हैं? और ऊपर जो सरफेस बन रही है उसका सरफेस एरिया, मैंने कहा था अगर सरफेस एरिया इस कोन के रेडियस के इक्वल, रेडियस के स्क्वायर के इक्वल हो जाए तो बीच में बनने वाला एंगल 1 स्टीरेडियन है। बच्चों पॉइंट समझ में आया यहां तक? किसी का कोई क्वेश्चन स्टीरेडियन के हवाले से अगर है तो पूछ लें। हम उस एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट नहीं करते, हम उस एंगल को ओहम के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पे ओहम रेजिस्टेंस वाला नहीं है, ये एक सिंपल एक सिंबल है सॉलिड एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए। नहीं जी बच्चों, यहां पे अगर पुराने लेक्चर में और मेरी अभी तक के डिस्कशन में किसी का कोई सवाल है तो मुझे जरा बताइएगा। आ जाओ शुरू करते हैं, अपनी बात को आगे लेके चलते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने प्रीफिक्सेस के ऊपर बात की थी, प्रीफिक्सेस से आगे चलते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज कन्वेंशन फॉर इंडिकेटिंग द यूनिट्स। ये जो टॉपिक में भी आपसे शेयर करने लगा हूं, ये लॉन्ग क्वेश्चन में कभी भी नहीं बना, ये शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है। कोई 2-3 सवाल, 2-3 पॉइंट्स शॉर्ट क्वेश्चन में लिखने होते हैं फॉर इंडिकेटिंग यूनिट्स, कि एक यूनिट्स को अगर इंडिकेट करना हो, लिखना हो अपनी में, तो लिखने का क्या तरीका है। सो बस आपने गौर से सुनना जरा, शाबाश। सबसे पहला तरीका, सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला पोस्टुलेट ये है कि जब भी आपने किसी यूनिट को इंडिकेट करना हो और वो यूनिट किसी साइंसदान के नाम पे हो, मिसाल के तौर पे जिस तरह से फोर्स का यूनिट जो है, फोर्स के लिए यूनिट लिखा जाता है न्यूटन। अब अगर मैंने कहीं पे न्यूटन यूनिट के तौर पे लिखना है तो न्यूटन, क्योंकि चाचा साइंसदान भी था, इसीलिए जब यूनिट न्यूटन लिखूंगा तो स्मॉल से लिखूंगा, न्यूटन लाइक दिस। ये बेशक साइंसदान का नाम भी है, क्योंकि अभी साइंसदान का नाम नहीं लिख रहा, साइंटिस्ट का नाम नहीं लिख रहा, अभी सिर्फ न्यूटन यूनिट की बात कर रहा हूं, तो स्मॉल लेटर से शुरू होगा, कैपिटल लेटर से शुरू नहीं होगा। पॉइंट समझो बच्चों? इट वाज द फर्स्ट। जिस तरह पास्कल प्रेशर का यूनिट है, पास्कल सुना होगा नाम। अगर पास्कल कहीं लिखना है, ये प्रेशर का यूनिट है, अगर पास्कल कहीं लिखना पड़ गया, इट इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर, तो भाई इसके लिए मुझे पास्कल साइंटिस्ट का नाम था, कैपिटल से नहीं लिखूंगा, स्मॉल से लिखूंगा, PASCAL, स्मॉल से लिखूंगा, ताकि पता चले मैं यहां पे यूनिट का जिक्र कर रहा हूं, साइंटिस्ट का जिक्र नहीं कर रहा। अगर कैपिटल से लिख दूं, ये न्यूटन को कैपिटल से लिख दूं, तो फिर ये न्यूटन यूनिट नहीं बनेगा, इट इज अ नेम, इट विल बिकम अ नेम ऑफ अ साइंटिस्ट। ये साइंटिस्ट का नाम बन जाएगा। इसका कैपिटल से लिखे का मतलब है, जबरदस्त हो गया फराज, कैपिटल से लिखे का मतलब है कि उस वक्त साइंटिस्ट का जिक्र किया जा रहा है, यूनिट का जिक्र नहीं किया जा रहा। अच्छा, फिर सेकंड पॉइंट ये है कि जब आपने उस यूनिट का सिंबल डालना है, ऐसे यूनिट्स जो किसी साइंटिस्ट के नेम पे
इनका अगर सिंबल डालना है, अब नाम नहीं लिखना, अब सिर्फ सिंबल डालना है, तो वो कैपिटल लेटर से डालना है। मिसाल के तौर पे अगर न्यूटन यूनिट की बात करूं, स्मॉल से लिख रहा हूं, ये न्यूटन एक यूनिट है, इसका सिंबल डालना है तो कैपिटल एन से डालूंगा। मिसाल के तौर पे अगर फोर्स की बात करूं, फोर्स कहीं पे लिखनी है 10 न्यूटन, तो स्मॉल एन नहीं कैपिटल एन डालूंगा। तो यहां पे कैपिटल एन का मतलब है न्यूटन यूनिट की बात की जा रही है। यानी कि इस दोनों बातों को अगर मिला के बोलूं तो मतलब यह है कि वो यूनिट्स जो किसी साइंटिस्ट के नेम पे है, अगर पूरा नाम लिखना है तो स्मॉल लेटर में लिखना है, अगर सिर्फ सिंबल लिखना है तो फर्स्ट कैपिटल लेटर लिखना है। पॉइंट समझ में आया? इसके बरअक्स वो वाले यूनिट्स जो कि किसी साइंटिस्ट के नाम पे नहीं है, मिसाल के तौर पे मीटर लेंथ की बात की जाए तो वो सिंपल लिखा जाएगा 1 स्मॉल एम मीटर। सो वो जो किसी साइंटिस्ट के नाम पे नहीं है, उनका जो सिंबल है वो भी स्मॉल लिखा जाएगा। सिर्फ वो जो किसी साइंटिस्ट के नाम पे है उनका सिंबल कैपिटल लिखा जाएगा। इसी तरह यहां पे पास्कल का जो सिंबल होगा वो कैपिटल पी ए लिखा जाएगा, उसमें कैपिटल पी पास्कल के लिए लिखा जाएगा क्योंकि पास्कल एक साइंटिस्ट के नेम पे। ठीक है जी बच्चों, यहां तक उम्मीद है पॉइंट समझ में आए होंगे। उसके बाद अगला पॉइंट जो है, अगला पोस्टुलेट जो है किसी भी यूनिट को लिखने का जो अगला तरीका है वो ये है, कहीं पे आपको प्रीफिक्स लिखने पड़ते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने इस चीज को रिप्रेजेंट करना है 1000 ग्राम्स को रिप्रेजेंट करना है, प्रीफिक्स लिखने पड़ते हैं। तो यूनिट में प्रीफिक्स लिखने का तरीका यह है कि हमेशा यूनिट के पहले प्रीफिक्स लिखा जाएगा। इसको 1 × 10⁻³ ग्राम्स लिखा जा सकता है। प्रीफिक्स इज 1 किलोग्राम। प्रीफिक्स इज ऑलवेज रिटन बिफोर यूनिट, यूनिट से पहले लिखा जाएगा। प्रायर टू द, प्रायर बोलते हैं शुरू में पहले, प्रायर टू द यूनिट, यूनिट से पहले प्रीफिक्स लिखा जाएगा। और याद रखिए बड़ी अहम बात, डबल प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड। डबल प्रीफिक्सेस आर नॉट अलाउड। मतलब यह हुआ कि अगर आपको लिखना है मिसाल के तौर पे 1 × 10⁻⁶ ग्राम्स अगर लिखना है तो आप मजे से लिखना शुरू हो जाएं कि यार ये देखो ये 1 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ ग्राम्स लिखा हुआ है, तो ये क्या लिख सकता हूं 1 किलोग्राम। डबल प्रीफिक्सेस आ गए। सो डबल प्रीफिक्सेस हाजा नॉट अलाउड उन, तो भाई डबल प्रीफिक्सेस अलाउड नहीं है। आप इसकी जगह एक ही प्रीफिक्स लिखेंगे, आप इसकी जगह लिखेंगे 1 मेगाग्राम, कैपिटल एम, 1 मेगाग्राम। तो बताया ही जा रहा था यहां पे मीटर को इसलिए स्मॉल एम से लिखा, यहां पे न्यूटन को कैपिटल एम से इसलिए लिखा था क्योंकि न्यूटन साइंटिस्ट का नेम है। मीटर को स्मॉल एम इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि किसी साइंटिस्ट का नेम है, उसका सिंबल भी स्मॉल लिखा जाएगा। वैसे तो यूनिट सारे स्मॉल में लिखे जाते हैं, कैपिटल में सिर्फ उनके सिंबल्स लिखे जाएंगे जो साइंटिस्ट के नेम पे, बाकियों के सिंबल्स भी स्मॉल में लिखे जाएंगे। गॉट माय पॉइंट? अच्छा जी, उसके बाद हाँ एक पॉइंट ये था कि पांचवा पॉइंट है जी, पांचवा पॉइंट ये है कि जब कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स लिखने पड़े, कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स, तो कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स में क्या करेंगे? मिसाल के तौर पे टॉर्क की अगर बात करें, टॉर्क के यूनिट क्या होते हैं? न्यूटन मीटर। सो टॉर्क के यूनिट न्यूटन मीटर, दो यूनिट से इकट्ठे लिखने मिला के कैसे लिखे जाएं? तो भाई जब दो या दो से ज्यादा यूनिट्स को इकट्ठे लिखना हो तो उनके दरमियान एक गैप डाल के लिखेंगे। सो टॉर्क के यूनिट जो न्यूटन मीटर है उनके दरमियान वक्फा डलेगा, एक स्पेस के बाद डलेंगे। आगे चलते हैं। फिर उसके बाद अगला पॉइंट, पॉइंट नंबर 6 आपको बता दूं, अगला पॉइंट है प्रीफिक्स विद यूनिट कैसे लिखा जाए। प्रीफिक्स विद यूनिट कैसे लिखा जाए? जिस तरह मैंने बताया, दो यूनिट्स अगर कंबाइन करके लिखने हो तो डिफरेंस के साथ, ठीक हो गया जबरदस्त, तो डिस्टेंस के साथ लिखना है। प्रीफिक्स में और यूनिट में डिस्टेंस नहीं डालना। मिसाल के तौर पे अगर लेंथ की बात की जा रही है मिलीमीटर, तो एम ये मिली का एम, साथ ही मीटर का एम विदाउट अ स्पेस। ठीक है जी, इट इज 10⁻³ मीटर। तो अगर प्रीफिक्स को यूनिट के साथ लिखना है तो विदाउट अ स्पेस लिखना है।
दो यूनिट्स को इकट्ठा लिखना है तो विद द स्पेस लिखना है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि प्रीफिक्स एक अलाउड है, 10⁻³ किलोग्राम लिख सकते हैं, दैट इज गुड, इसको आप लिख सकते हैं, मगर 10 किलोग्राम्स वो ठीक नहीं है, वो नहीं लिखा जा सकता। ठीक है जफरा बेटी, तो फिर आगे आखिरी, जब भी आप किसी यूनिट का स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर ऑफ यूनिट, तो उसके प्रीफिक्स का भी स्क्वायर लिया जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर आपसे कहीं पूछा जाए कि यार ये 1 किलोमीटर जो है ये 1000 मीटर के इक्वल होता है, इसका स्क्वायर ले लो, तो आपने पूरे का स्क्वायर लेना है। पूरे का बोले तो 1 का स्क्वायर 1, किलो का भी स्क्वायर लोगे फिर मीटर, किलो का स्क्वायर क्या होगा 10⁻³ का स्क्वायर, और ये बन जाएगा 1 × 10⁻⁶ का मीटर, तो ये बन जाएगा 1 मेगा मीटर। तो याद रखिएगा जब भी स्क्वायर लिया जाता है तो हमेशा प्रीफिक्स का भी स्क्वायर साथ लिया जाता है, खाली वैल्यू का स्क्वायर नहीं लिया जाता, प्रीफिक्स का स्क्वायर भी साथ लिया जाता है। सो आपकी ये कन्वेंशंस पूरी हो गई कि किसी यूनिट को किस तरह से लिखा जाता है। ठीक है जी, यहां तक कोई सवाल है किसी का तो पूछें। एनी क्वेश्चन अप टिल हियर, आस्क, फटाफट आस्क को आगे लेके चलो फिर यहां से। ले जी, अब जरा फटाफट से मुझे ये बताइएगा एरर क्या होता है, जल्दी से सारे बच्चे पार्टिसिपेट करें, मुझे बताएं एरर का लफ्जी मतलब क्या है, एरर का लफ्जी मतलब क्या है, जिन्हें देते तुझे दसना, मैं आप ही कर रहा ना। एरर का मतलब होता है मिस्टेक, ऐसे जनरली जैसे हम कहते हैं गलती, कोई गलती कर दी जाए, कोई कैलकुलेशन में गलती हो जाए, हम उसे एरर कह देते हैं। अनसर्टेनिटी क्या है, अनसर्टेनिटी का लफ्जी मतलब है बेयकीनी, नॉट श्योर, डाउटफुल, लिखा जाए तो जरा बेहतर है। डाउटफुल अगर कोई चीज हो तो हम उसे कहते हैं कि दैट इज अनसर्टेन, ऐसे ही है ना, लफ्जी मतलब यही है ना, शाबाश, मिस्टेक, एरर इज अ मिस्टेक, शाबाश। बट फिजिक्स में एरर से क्या मुराद है, फिजिक्स में हाउ कैन यू डिफाइन एन एरर, एरर से फिजिक्स में क्या मुराद है। अगर आपसे पूछा जाए कि जी फिजिक्स में एरर से क्या मुराद है, तो उसे कह दो कि फिर गलती, फायदा की है फिजिक्स पढ़ने पढ़ांदा। फिजिक्स में एरर से मुराद है द डेविएशन ऑफ कैलकुलेटेड रिजल्ट फ्रॉम ओरिजिनल रिजल्ट। मैं लिखता हूं, किताब मैंने लिखी हुई, डेविएशन ऑफ कैलकुलेटेड रिजल्ट फ्रॉम ओरिजिनल रिजल्ट, कि भाई जो रिजल्ट आपने कैलकुलेट किया है, जो आपने कैलकुलेट करने की कोशिश की है, जो आपने फाइंड करने की कोशिश की है, वो असल से कितनी चेंज है, ये एरर है। फिजिक्स में एरर की परसेंटेज निकाली जाती है, कितने परसेंट एरर आ रहा है, 5% एरर है, 10% एरर है, 1% एरर है, 0.1% एरर है। सो एरर बोले तो असल वैल्यू से आपकी वैल्यू कितनी डेविएटेड है, डेविएटेड बोले तो कितनी चेंज है। और अनसर्टेनिटी क्या है, अनसर्टेनिटी का मतलब है कि आपकी कैलकुलेशन में गलती के चांसेस। सो अनसर्टेनिटी क्या होती है, फिजिक्स में अनसर्टेनिटी कहते हैं कि जो कैलकुलेशन आपने की है उसमें गलती के चांसेस कितने हैं। एरर क्या है, उसमें कितनी गलती आ गई, कितने परसेंट गलती हो चुकी है उसमें, वो रिजल्ट अपने असल वैल्यू से कितना बदल चुका है, ये एरर है। अनसर्टेनिटी है कि भाई उसमें और कितना चांसेस हैं बदलने के। सो व्हाट इज अनसर्टेनिटी, सो व्हाट इज अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इन मेजरमेंट, मेजरमेंट में एरर की कितनी प्रोबेबिलिटी है, दैट इज कॉल्ड एज अनसर्टेनिटी। कल से मुराद मंडे तक के लिए इजाजत दीजिए, मंडे को अगली किस्त के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।